नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ में धर्मराज सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीएसपी ने एक बड़ा दांव चला है और ब्राह्मण समाज को अपने पक्ष में रखने के लिए सम्मेलन शुरू कर रही है। वहीं दूसरी तरफ 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और आरएसएस में मंथन चल रहा है। साथ ही कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का यूपी दौरा खत्म हो गया है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने चुनावी रणनीति बनाई तो मानसून सत्र भी शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। और सबसे आखिर में अगर बात करेंगे तो आफत के बारिश की आज बात होगी। बारिश ने मुंबई में कैसे हाहाकार मचाया हुआ है उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये आज दिन की 5 बड़ी खबरें हैं जो अगले आधे घंटे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर की। सबसे पहले बात मायावती की। 2022 से पहले बीएसपी सुप्रीमो ने एक बड़ा दांव चला है। बीएसपी की तरफ से एक ब्राह्मण सम्मेलन किया जाएगा। बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने इसका ऐलान किया है कि बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित करने वाली है। बीएसपी इसकी शुरुआत करेगी अयोध्या से। इस महासम्मेलन की शुरुआत होगी 23 जुलाई को। इस सम्मेलन की शुरुआत की तारीख तय की गई है। पहले चरण की बात करें तो चरणबद्ध तरीके से यह किया जाएगा। पहले चरण में 23 से 29 जुलाई तक बीएसपी का यह सम्मेलन होगा। आज अब से थोड़ी देर पहले बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने इसका ऐलान किया है कि बीएसपी ब्राह्मणों को लामबंद करने के लिए, एकजुट करने के लिए, बीएसपी के पक्ष में लाने के लिए चरणबद्ध तरीके से सम्मेलन करेगी, जिसकी शुरुआत अयोध्या से होगी। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला है। खासकर ब्राह्मण समाज को फिर से ये जागरूक करने के लिए कि प्रदेश में अन्य सभी समाज के साथ साथ इनका भी हित हर मामले में, हर स्तर पर बीएसपी व इस पार्टी की सरकार में ही केवल सुरक्षित रह सकता है। और इसका एहसास कराने व इनको सन 2007 की तरह फिर से बीएसपी में जोड़ने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर यह अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। तो चुनाव से पहले ब्राह्मणों पर सबकी नजर है। मायावती भी लगातार ब्राह्मण कार्ड खेलती है। चलिए आपको बताते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से ब्राह्मणों को लेकर कब कब दांव चला गया है। यह बेहद जरूरी है जानना कि बीएसपी पहली बार नहीं है जब ब्राह्मणों को लेकर बीएसपी की तरफ से इस तरीके का दांव चला गया। आपको मैं ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि बीएसपी की तरफ से कब कब यह दांव चला। 2019 में मायावती ने नारा दिया था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। इस नारे के साथ बीएसपी की सरकार बनी। 2009 में यह नारा दिया था जब लोकसभा के चुनाव थे। 2020 में मायावती ने फिर से ऐलान किया कि अस्पताल सुविधा युक्त होंगे, ठहरने के स्थानों का भी निर्माण किया जाएगा। तो यह बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से दांव चला गया था। सबसे पहले 2009 में उन्होंने दांव चला था। उसका फायदा उनको उत्तर प्रदेश में हुआ जब वो उत्तर प्रदेश के शासन में थी। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट की अहमियत भी बहुत ज्यादा है। तकरीबन 10.5% वोट उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का है। और यह वोट सत्ता का समीकरण बनाने और बिगाड़ने, इन दोनों की ताकत पूरी तरीके से रखती है। अगर समझिए कि 12-14 करोड़ में से 10 करोड़ अगर 10% वोट एक तरफ शिफ्ट हो जाता है तो पूरा जो सियासी गणित है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। और इसी सियासी गणित को साधने की कोशिश मायावती कर रही हैं। ओपिनियन मेकर भी ब्राह्मणों को माना जाता है कि ब्राह्मण समाज जिस दिशा की ओर तरफ जाता है, उत्तर प्रदेश का जो बहुमत है वो उस दिशा की ओर जाता है। 2017 की बात करें जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में आसीन हुई, उस वक्त ब्राह्मणों ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था। 2017 में बीजेपी को जब ब्राह्मणों का पूर्ण समर्थन मिला तो 312 में से 58 ब्राह्मण विधायक चुने गए थे। आउट ऑफ 312 312 58 ब्राह्मण विधायक चुनाए गए और मंत्रिमंडल में भी 9 ब्राह्मण विधायकों को जगह दी गई और उनको मंत्री बनाया गया। तो आप समझिए इसमें 2 फैक्टर बड़े अहम है कि ओपिनियन मेकर की भूमिका ब्राह्मण समुदाय को माना जाता है
और उसका फायदा ये होता है कि 10-10.5% में से कई और भी जातियों को अपनी तरफ मूव कराने की क्षमता ब्राह्मण मतदाताओं में होता है और इसलिए बीएसपी की नजर अब उस वोट बैंक पर है और उसको साधने के लिए 23 जुलाई से ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज अयोध्या से बीएसपी करने वाला। वही लखनऊ में आरएसएस और बीजेपी की अहम बैठक हो रही है जिसमें चुनाव और कोरोना को लेकर मंथन किया जा रहा है। आरएसएस और बीजेपी की अगर बात करें तो आरएसएस और बीजेपी की बैठक काफी अहम है क्योंकि विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस भी पूरी तरीके से ठोक पीट कर स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। लगातार बीजेपी नेताओं के साथ उनका ये बैठक चल रहा है और सबसे बड़ी बात कि कोरोना के काल में ये चुनाव होंगे तो उसमें 2021 में जो कोरोना के दौरान स्थिति उत्पन्न हुई, हालांकि बाद में उसको यूपी सरकार ने कंट्रोल किया, लेकिन एक महीने तक जो स्थिति खराब रही थी उसको विपक्ष एक बड़ा हथियार बना रहा है और हर सभा में, हर चुनाव प्रचार में उस स्थिति को जनता के समक्ष रख रहा है। तो कोरोना को लेकर यहां पर विशेष तौर पर मंथन किया गया है। तो बीजेपी आरएसएस की बैठक हुई, चलिए आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि यह बैठक क्यों खास रहा है। 2 दिनों तक इसमें समन्वय की बैठक चलेगी, इसलिए इस बैठक को काफी अहम माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जब भी बैठक करती है तो उस बैठक के कुछ मायने होते हैं। 2 दिनों तक ये समन्वय बैठक चलेगी। लखनऊ के सीएम स्कूल में यह बैठक चल रही है और इस बैठक की अध्यक्षता दत्तात्रेय होसबले कर रहे हैं। तो संघ की तरफ से दत्तात्रेय होसबले इस बैठक में मौजूद हैं और चलिए आपको बताते हैं कि इस बैठक में मौजूद कौन कौन होगा। सबसे पहले जो प्रभारी हैं बीएल संतोष, वो इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में होंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को इस बैठक में बुलाया गया है, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं दिनेश शर्मा, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस बैठक में शामिल होंगे। संघ के पूर्वांचल और पश्चिम क्षेत्र के प्रचारकों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। संघ के प्रदेश पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी संगठन के जो अलग अलग अंग हैं उनके भी लोगों को यहां पर बुलाया गया है। तमाम लोगों के साथ मंथन किया जाएगा और इस बैठक में अगर हम बात करें तो चर्चा 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर होगी। चलिए आपको बताते हैं कि मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे को लेकर यह बैठक हो रही है। कोरोना की दूसरी लहर में जो नुकसान हुआ है, सबसे बड़ा जो वजह बन रही है उस पर डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए, उस पर कैसे अपना पक्ष रखा जाए, उस पर बात होगी। संभावित तीसरी लहर को भी मंथन किया जाएगा कि अगर ऐसी जो संभावित तीसरी लहर आती है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। 2022 को लेकर बीजेपी की एक्टिविटी क्या होगी, उस पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। 31 मई को बीएल संतोष लखनऊ आए थे और 21-22 जून को लखनऊ के दौरे पर थे। फिर 15 जुलाई को पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और फिर उसके बाद 16 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की बैठक हुई थी और इस बैठक में कई सारे जो रिपोर्ट्स थे वो लेकर वो दिल्ली गए थे। फिर दिल्ली में बैठक हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है। संगठनों को अगर हम बात करें तो संगठन को साधने की कोशिश हो रही है। तो अब बीजेपी और आरएसएस के बीच ये अहम बैठक है और बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, लखनऊ में बीजेपी आरएसएस की जो बैठक होने वाली है, इस बैठक में शामिल होने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। इस वक्त लखनऊ से मेरे साथ नीलेश चौहान जुड़ चुके हैं। नीलेश के पास सीधे चलते हैं जो इस पर बेहतर तरीके से जानकारी देंगे। नीलेश, बैठक में कौन, मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं, तो कितने दौर की बातचीत हुई है, क्या कुछ बातचीत निकल कर आ रही है, जो लोग बैठक से निकल रहे हैं वो क्या कुछ बता रहे हैं? के अंदर चल रही मैं बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होने पहुंच चुके हैं। बैठक की अगर हम बात करें तो बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है। इससे ठीक पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने 1 महीने के अंदर 2 बार उत्तर प्रदेश का दौरा किया,
कई घंटों तक लगातार अहम बैठक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर और जो मुख्यमंत्री आवास है वहां पर चली। आज की अगर हम बात करें तो आज जो आरएसएस की अनुषंगिक संगठन है वहां पर लगातार बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंच गए। कई मायनों में ये बैठक काफी अहम हो जाती है। फिलहाल बैठक जब खत्म होगी तो तमाम जो चर्चाएं हैं वो होंगी, विषय पर चर्चा की गई है, क्या क्या मुद्दे रहे हैं और इस बैठक का जो मकसद था वो क्या था। तमाम मुद्दों को लेकर लगातार जो है बैठक चल रही है। और नीलेश अगर बात करें तो सीधे सीधे फोकस तो यहाँ पर 2022 के चुनाव है। 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किन किन मुद्दों से परेशानी हो सकती है और सबसे बड़ी बात कि उन परेशानियों का जवाब अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बीजेपी के नेता और जो लोग आते हैं वो किस तरीके से दे, सबसे ज्यादा फोकस तो इस बैठक में उसी मुद्दे पर रहेगा। अगर हम पिछले 4.5 सालों का काम देखें उत्तर प्रदेश सरकार का, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं बेहतर काम करने का प्रयास किया है। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण काल में उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहतर मैनेजमेंट संभाला, जिसकी सराहना हाईकोर्ट से लेकर नीति आयोग और WHO तमाम लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तमाम जो मुद्दे जो उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास के लिए तैयार किए उत्तर प्रदेश में जो 4.5 सालों में काम किया गया वो भी इस बैठक में चर्चा किया जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर भी ये बैठक काफी अहम हो जाती है, क्योंकि आरएसएस और जो उसके अनुषंगिक संगठन है वो कहीं ना कहीं एक साथ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री तमाम। चलिए नीलेश, आप बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका, आप नजर बनाए रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थी और प्रियंका गांधी का यूपी दौरा खत्म हो गया है और दौरा खत्म करने के बाद लखनऊ से दिल्ली के लिए प्रियंका गांधी रवाना हो चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ बैठक भी की है। तो लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं और रवाना होने से पहले पूर्व विधायकों और सांसदों के साथ उन्होंने बैठक की है। 2022 में चुनाव लड़ना चाहेंगे तो टिकट मिलेगा। अपने अपने क्षेत्र में जाकर तमाम उन लोगों को तैयारियों में जुटने का आह्वान प्रियंका गांधी की तरफ से किया है जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। 2 दिवसीय प्रियंका गांधी का उत्तर लखनऊ का दौरा था जो खत्म हो गया। वो लखनऊ एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। इससे पहले तमाम जो पूर्व विधायक और पूर्व सांसद हैं उनके साथ प्रियंका गांधी ने बैठक की है और 2 टूक प्रियंका गांधी ने नेताओं से कहा है कि अगर आप 2022 में चुनाव लड़ना चाहेंगे तो आपको टिकट मिलेगा, लेकिन आप अपने अपने क्षेत्र में जाकर चुनाव की तैयारी कीजिए और जनता को अपने पक्ष में, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लाने की कोशिश कीजिए। इसी के मद्देनजर उन्होंने तमाम उन लोगों को ये आह्वान किया है, 2 टूक कह भी दिया है कि आप अपने क्षेत्र में रहिए, लोगों को जोड़िए, सत्ता पक्ष की नाकामियों को लोगों तक बताइए और आप लोग अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पार्टी की तरफ से आपको टिकट भी मिलेगा। तो तमाम संभावनाओं को टटोलने के बाद, बैठकों का सिलसिला खत्म करने के बाद प्रियंका गांधी लखनऊ से अब दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं और इस दौरान 2 दिनों तक वो तमाम नेताओं से मिलती रहीं और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की संभावनाएं क्या होंगी, उन संभावनाओं को भी उन्होंने टटोलने की कोशिश की है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए 2022 का विधानसभा चुनाव काफी अहम है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी कुछ बेहतर करने की स्थिति में होगी तो उसकी शुरुआत ये विधानसभा के चुनाव होंगे, हो सकते हैं। नगमा शेख इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। नगमा, 2 दिनों तक प्रियंका गांधी लखनऊ में रुकी, तमाम नेताओं से मुलाकात की, लेकिन सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस का एक जो जनाधार, जो कोर वोट बैंक खत्म हो गया है, वोट बैंक को कैसे मजबूत किया जाए और कैसे कैडर को फिर से कांग्रेस के साथ जोड़ा जाए, उस पर क्या फोकस हुआ है? बिल्कुल, प्रियंका गांधी का जो 3 दिवसीय दौरा था, हालांकि आज प्रियंका गांधी वापस दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है, लेकिन जो दो दिनों में उन्होंने बैठक की है, उनका सबसे ज्यादा जो अहम मुद्दा रहा है वो है कार्यकर्ताओं के बीच, जनता के बीच जाना कार्यकर्ताओं का, और
बूथ स्तर पर लोगों को जोड़ने का है कि जो जनाधार कांग्रेस का पहले था वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर खत्म दिखाई दे रहा है, जिसको वापस लाने के लिए जो जमीन है वो खोजने के लिए प्रियंका गांधी लगातार 2 दिनों तक बैठकें करती रही और लगातार जो संगठन है उसको मजबूत करने की बात करती रही, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो या शहर अध्यक्ष हो या फिर संगठन के और पदाधिकारी हैं, उन सब से मुलाकात करने के बाद मीटिंग की। साथ ही किसानों के मुद्दों को लेकर भी किसान संगठन से मुलाकात की और जो बेरोजगार है उनसे भी मुलाकात की। तो कहीं ना कहीं जो जमीन है प्रियंका गांधी वो कांग्रेस की जमीन को खोजने की और उसको मजबूत करने की 2 दिनों से कवायद में लगी हुई थी। और जिस तरह आज भी मुलाकात हुई, मीडिया से मुलाकात करके उन्होंने ये सारा कि वो अगस्त से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर रहेंगी। अगस्त से उनके जो दौरे हैं वो तूफानी दौरे चलते रहेंगे। हालांकि आज वापस जा चुकी है, लेकिन जो पूर्व विधायक और पूर्व सांसद है उन सबको उन्होंने ये दिशा निर्देश दिया कि अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अभी से वो तैयारी करना शुरू कर दे, जो क्षेत्र है वहां पर मजबूती से पकड़ बना ले ताकि जो कांग्रेस पार्टी है उनको टिकट दे और वो जीत कर वापस आए। तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का जो प्रयास रहा है वो संगठन को मजबूत करने का, बूथ स्तर पे मजबूती लाने के लिए तमाम कार्यकर्ताओं को और जो उनके पदाधिकारी उनको निर्देश जारी करती रही है इन 2 दिनों में। चलिए नगमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी खबर है लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की और इस बैठक में टीम 9 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में कोरोना पर नियंत्रण की स्थिति को और बेहतर किया जाए। उत्तर प्रदेश में 7 और जनपद कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं और इन 7 जनपदों की बात करें तो अलीगढ़, चित्रकूट, हाथरस जिले उस लिस्ट में शामिल हैं। कासगंज, महोबा, शामली और श्रावस्ती, ये वो 7 जिले हैं जो पूरी तरीके से कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। किसी भी जिले में दोहरे अंक में भी नए केस की पुष्टि नहीं हुई है। 47 जिलों में कोरोना के एक भी नए केस रिपोर्ट नहीं हुए हैं। 28 जिलों की अगर बात करें तो यहां पर कोरोना मरीजों की जो स्थिति है वो इकाई के अंक पर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 3T फॉर्मूले के कारण लगातार बेहतर परिणाम आ रहे हैं। ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है कोरोना को लेकर टीम 9 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। उसके बाद उन्होंने जनता दरबार भी लगाया जिसमें उन्होंने आम लोगों की समस्याओं को सुना है और तत्काल उनके कई समाधान किए गए हैं। तो कुछ लोगों को लेकर जिम्मेदार विभाग को उनके समाधान को कहा गया है। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कोरोना को लेकर टीम 9 के साथ ये बैठक हुई है और दूसरी तस्वीर है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार में शामिल हुए और जनता दरबार में जो लोग अपनी समस्याओं को लेकर आए थे उनसे मुख्यमंत्री ने 1-to-1 चर्चा की है, उनकी समस्याओं को सुना है। कई ऐसी समस्याएं थी जिनका तत्काल समाधान भी कर दिया गया और कई समस्याओं को संबंधित विभाग या संबंधित अधिकारी तक फॉरवर्ड कर दिया गया है और उनको तत्काल उनके समाधान के लिए कह दिया गया है। चलिए बढ़ते आगे, अगली खबर दिल्ली से है। कल से मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। संसद का ये मॉनसून सत्र कल से शुरू होने वाला है, सोमवार से 19 तारीख से। और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में बैठक होगी, संसद भवन में बैठक बुलाई गई है। सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। और एक परंपरा है कि जब भी संसद का सत्र हो, चाहे वो शीतकालीन सत्र हो, बजट सत्र हो, मॉनसून सत्र हो, विशेष सत्र हो, जब भी सत्र कॉल किया जाता है उसके पहले परंपरा के मुताबिक एक सर्वदलीय बैठक की जाती है। और सर्वदलीय बैठक में तमाम दलों से यह अपील की जाती है कि सुचारू तरीके से सत्र चले। चलिए बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का धंधा तेजी के साथ फल फूल रहा है। आज हर शहर, हर गांव में धर्मांतरण गैंग अपना पांव तेजी से पसार रहा है। धर्मांतरण का एक ऐसा ही मामला मुजफ्फरनगर के
खतौली थाने के बाद छपार थाने से आया है, जहां एक शख्स अरविंद से अकबर बन गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार धर्मांतरण के मामले कुछ सामने आ जा रहे हैं, कई ऐसे अभी मामले होंगे जब तक सामने नहीं आ रहे होंगे। इस वक्त मेरे साथ ब्रिजेश जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रिजेश, कानून कई सारे हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आज से अगर हम 15-20 साल पहले चले जाएं तो ये धर्मांतरण के खेल पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा जैसे छोटे छोटे राज्य और वो भी ऐसे जगह पर जहां तक विकास या सिस्टम नहीं पहुंचता था वहां पर होता था। मुजफ्फरनगर तो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, यहां पर अगर इतने बड़े पैमाने पर यह खेल चल रहा है तो वाकई ये वेकिंग कॉल है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले देखिए, अगर आप पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को समझें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन तमाम इलाकों में धर्मांतरण के मामले सामने आए जहां पर इकोनॉमिकल क्लास अगर देखा जाए, मतलब अगर इकोनॉमिकली तरीके से जो पुअर क्लास है उनमें सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है। अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और इसके साथ ही जो है आर्थिक तौर पर जो है पिछड़े हुए लोगों को सबसे ज्यादा टारगेट यहां पर धर्मांतरण के तौर पर किया गया, वो एक सबसे बड़ी वजह है। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो यहां पर एक इस तरह का फैक्टर था जो है, यहाँ पर मुस्लिम और जाट और गुजर, अगर वो पूरा अगर आप कम्युनिटी को मिलाइए तो यहाँ पर एक अलग तरीके का पॉलिटिकल कॉकटेल हुआ करता था। और उसको ब्रेक कर हाल के दिनों में जैसे धर्मांतरण, लव जिहाद, इस तरह के मामलों में तेजी आई है, वो कहीं ना कहीं ताना बाना टूटा है। तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि उस इलाकों को टारगेट किया गया जहाँ पर ज़्यादा जो है पिछड़ी जाति से जुड़े हुए लोग थे, जहां पर अनुसूचित जाति से जुड़े हुए लोग थे और जहां पर आर्थिक रूप से विपन्न लोग थे, उनको बाकायदा टारगेट किया गया क्योंकि वो आसानी से आपके प्रलोभन में आ जाते हैं, आसानी से उनको कन्विंस करना काफ़ी आसान होता है। और दूसरी बात यह है कि उनका ब्रेन वॉश आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अभी जिस तरीके से अभी हम लोगों ने छपार का मामला दिखाया कि किस तरह से वो बेहद ही गरीब तबके का वो था और वैध था, और उसको बाकायदा प्रलोभन दिया गया कि 10 लाख रुपए आपको देंगे और अगर आप धर्मांतरण कर लेंगे। तो इसी तरह के तमाम के इस समय मैं खतौली में मौजूद हूं और खतौली एपिक सेंटर है मुजफ्फरनगर का। अगर आप देखें, धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे न जाने कितने मामले इसके इर्द गिर्द आए। इस खतौली थाने में ही हाल के समय में 3 मामले आए। 2 मामले हमीरपुर में, हमीरपुर की लड़कियों को यहां पर एक तरह से लव जिहाद के जरिए लाया गया था, पहचान छिपाकर उनको पहले ट्रैक किया गया। कुछ हिंदू जागरण मंच से भी कुछ लोग हमारे साथ, उनसे बात करो। एक चीज ये बताओ, इस खतौली को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एपिक सेंटर कहते हैं इस धर्मांतरण में, क्या वजह है, क्यों यहां पर ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं? मामले इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं, इन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत एक दलित, सबसे पहले दलित और पिछड़ी जातियों को टारगेट कर रखा है। ये लोग इस क्षेत्र को, अभी आपको पता है कि दोबारा से चुनाव आने वाले हैं प्रदेश के अंदर, और पहले हमने देखा तो 2013 हमने बहुत नज़दीक से देखा है। ये लोग इस जिले को दोबारा 2013 की आग में झोंकना चाहते हैं, दोबारा से इस जिले को ब्रिजेश, कवाल तो बनाना ये चाहते हैं। फिलहाल आपके पास मैं आगे आऊंगा, आप इस वक्त मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं। तो अभी जिनसे वो बात कर रहे थे उन्होंने एक बात कही कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 2013 में दंगे हुए थे, एक बार फिर से उसी आग में इस पूरे क्षेत्र को झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है वो लोग, इस बात का पता प्रशासन लगाए। फिलहाल के लिए ब्रिजेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो धर्मांतरण का मामला मुजफ्फरनगर से आया है और ये वाकई एक चौंकाने वाली बात है, क्योंकि दिल्ली से सटे हुए इस इलाके में इस कदर अगर धर्मांतरण हो रहा है तो वाकई एक चुनौती प्रशासन के लिए भी है और सरकार के लिए भी है, क्योंकि मामला यहाँ पर प्रलोभन के देकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।